अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुशबख्त है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम माहीन है। आज के हम आपको इस एपिसोड में खुशामदीद कहते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है ओरल कैंसर्स। ओरल कैंसर्स होते हैं ज़्यादातर मुँह के अंदर जो कैंसर होते हैं, चाहे वो ज़बान के हों या थायरॉइड या किसी ग्लैंड के रिलेटेड हों। इस सिलसिले में आज के हमारे जो मेहमान हैं वो हैं डॉक्टर रहीम धनानी। डॉक्टर रहीम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग जो है आगा खान यूनिवर्सिटी से किया है और मौजूदा तौर पे वो जो है शौकत खान मेमोरियल हॉस्पिटल लाहौर में फेलोशिप कर रहे हैं। वो जो है जब भी किसी को ओरल कैंसर यानी मुंह में किसी किस्म का कैंसर हो जाता है, उसमें जो सर्जरी इन्वॉल्व होती है उसमें जो है महारत रखते हैं। उन्होंने मुख्तलिफ किस्म की पब्लिकेशंस भी की है और उनका कहना ये है कि जितनी जल्दी हम लोग इस बीमारी को डिटेक्ट कर सकें और जितना हम लोग अपना ख्याल रख सकें उतना ही बेहतर है, क्योंकि ये एक बहुत ही मुश्किल सर्जरी जो है हो सकती है किसी भी मरीज के लिए। डॉक्टर रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस एपिसोड पे आने के लिए। माय प्लेजर। अच्छा डॉक्टर रहीम, तो मैं आपसे सबसे पहले सवाल ये पूछूंगी, मैंने तो एक बहुत ही लेमैन सी टर्म कह दिया था कि ओरल कैंसर है, लेकिन अगर आप एक हमें एज ए डॉक्टर एक्सप्लेन करें कि ओरल कैंसर क्या चीज होती है और पाकिस्तान में सबसे ज्यादा किस किस्म का ओरल कैंसर कॉमन होता है? जी बिल्कुल। सो वो कैंसर जो मुंह के अंदर वाले हिस्से में पाए जाए उसे ओरल कैंसर कहते हैं, यानी मुंह का कैंसर कहते हैं। किसी भी तरह का अल्सर या छाला या किसी तरह का जख्म जो मुंह के अंदर मौजूद हो और 2 हफ्ते या उससे ज़्यादा वक़्त गुज़ार चुका हो, लाइक वो 2 हफ्ते से ज़्यादा हो चुके हैं और वो हील नहीं कर रहा या वो ठीक नहीं हो रहा, और साइज़ में आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ रहा हो और सराउंडिंग जितने आस-पास के जो भी स्ट्रक्चर्स हैं उसमें भी जा रहा हो, तो वो उसको मुँह का कैंसर कहते हैं। इस तरह का मुँह के कैंसर जो है वो मुँह के अंदर ज़बान के ऊपरी या निचले हिस्से में किसी भी तरफ गाल पर या मसूड़ों पर, होठों पर या तालू पर बनता है। और इस तरह के कैंसर जो हैं वो जैसे आपने बताया कि हेड एंड नेक कैंसर जिसके अंदर थायरॉइड, पैरोटिड्स और मुँह के कैंसर शामिल हैं। तो तकरीबन 30% जो कैंसर्स होते हैं वो ओरल कैंसर्स होते हैं। अच्छा, पाकिस्तान में इस तरह के कैंसर जो हैं वो ज़्यादातर ज़बान और गाल या मसूड़ों पर पाए जाते हैं। चूँकि मेरी ट्रेनिंग पहले जो है वो खान से है, तो कराची के अंदर जो है वो यूजुअली या सिंध की तरफ जो है वो लोग, चूँकि गुटखा और पान, छालियाँ इस तरह की चीज़ें, इस चीज़ों की कंज़म्पशन ज़्यादा है, तो वहाँ इस तरह के कैंसर जो हैं वो ज़्यादातर लोग गाल या मसूड़ों के कैंसर के साथ आते थे। बनिस्बत पंजाब साइड या नॉर्दर्न एरिया साइड देखें तो ज़बान का कैंसर जो है वो ज़्यादा कॉमन है। अच्छा, पंजाब की साइड में ये ज़बान का कैंसर ज़्यादा कॉमन क्यों है? चूँकि वहाँ ये जो पान, गुटखा, छालियाँ इसकी कंज़म्पशन कम है। स्मोकिंग, सिगरेट स्मोकिंग और टोबैको च्यूइंग ये ज़्यादा है। अच्छा, अम, इसी आप से माइन सॉरी, आप कंटिन्यू करें पहले। सॉरी, नहीं मैं कह रही थी कि आपने ये तो बता दिया कि ओरल कैंसर क्या है, और आपने कहा कि कहीं ना 2 हफ्ते रहता है, कभी साइज में बढ़ जाता है, तो इसके अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं कि हमें पता होना चाहिए कि ये एक नॉर्मल छाला जिससे हम बॉन्जेला लगा के या किसी किस्म का ख्याल वो कर लें, वो वाला छाला नहीं है, या कोई ऐसा सीरियस है जिसके लिए मेडिकल इंटरवेंशन की जरूरत जैसे बताया मैंने कि यूजुअली आमतौर पे लोगों को मुँह के अंदर छाले बनते रहते हैं। लेकिन वो छाला जो जिसको 2 हफ्ते से ज़्यादा गुज़र जाएँ और वो ठीक ना हो रहा हो और वो साइज़ में भी बढ़ना शुरू हो जाए, तो वो फिर उसको जो है वो किसी भी डॉक्टर से उसके लिए रुजू करना चाहिए। अब इसके साथ अगर ये कैंसर बन रहा है मुँह के अंदर, तो इसके साथ दूसरे जो सिम्पटम्स होते हैं उसमें मुँह का कम खुलना, वो जो ज़ख्म बना है उससे खून आना, उसमें दर्द होना, खाने-पीने में तकलीफ़ होना या निगलने में तकलीफ़ होना, अक्सर औक़ात दाँतों का हिलना या दाँतों का गिर जाना और मुँह से बदबू आना, ये जो है वो सिम्पटम्स हैं जो अर्ली साइन्स हैं या अर्ली सिम्पटम्स होते हैं जो जिसके लिए जो है वो डॉक्टर से रुजू करना चाहिए।
सही। तो डॉक्टर रहीम, जैसे कि मैं आपके उसी पॉइंट पे वापस जाऊँगी। आपने कहा था कि पंजाब के एरिया में ज़्यादा लोगों को ओरल कैंसर होता है, तो आपने एरिया स्पेसिफिक हमें एक एनालिसिस दिया। तो इसी से मेरा एक और सवाल है कि क्या ये स्पेसिफिक जेंडर को होता है या कोई एज ग्रुप जिसको ज़्यादा अफ़ेक्ट करती है ये चीज़, या जिसको ज़्यादा ऐसे चांसेस हैं कि उनको इस तरह की कोई कैंसर डेवलप हो सकता है? ठीक। सो मैं आपकी स्टेटमेंट को थोड़ा-सा करेक्ट करूँगा। पंजाब में ये कैंसर ज़बान पर ज़्यादा है और सिंध साइड पे जो है वो ये कैंसर मुँह के गाल में या मसूड़ों पे ज़्यादा है। लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान में ये कैंसर जो है ना वो एशियन कंट्रीज़ में पाकिस्तान, इंडिया इन जगहों पे ये कैंसर जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। चूँकि बिकॉज़ ऑफ क्योंकि हम जो है वो अ, हमारी पॉपुलेशन पान, छालियाँ, गुटखा, नस्वार इन चीज़ों की कंज़म्पशन बहुत ज़्यादा करती हैं बनिस्बत यूरोपियन साइड या अमेरिकन पीपल के। तो उन एज़ कंपेयर्ड टू अदर कंट्रीज़ जो दूसरी यूरोपियन या अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, उसमें ये कैंसर कम है। एशियन कंट्रीज़ में ये कैंसर ज़्यादा है, ठीक है? जो आपने सवाल पूछा जेंडर के हवाले से कि ये औरतों में या मर्दों में ज़्यादा है, तो ज़्यादातर ऐसी स्पेसिफिक कोई जेंडर बायस नहीं है, लेकिन चूँकि कंज़प्शन पान गुटखा की और स्मोकिंग की जनरली मर्दों में ज़्यादा है, इसलिए ये कैंसर मर्दों में ज़्यादा पाया जाता है। लेकिन ये कैंसर ऑब्वियसली अगर कोई ख़वातीन जो स्मोकिंग कर रही हैं या इस तरह की एडिक्शंस में उनकी एडिक्शंस हैं, तो वो कैंसर फिर ख़वातीन में भी बन सकता है। और अमूमन ये कैंसर जो है वो 20 साल से लेके ऑनवर्ड्स जितने लोग हैं उनमें बन सकता है और ज़्यादातर जो है वो 30 या 40 से लेकर 60 साल की उम्र तक जो है वो ये कॉमनली पाया जाता है। सही। तो और ठीक है। डॉक्टर रहीम, आपने बताया था कि अर्ली सिम्पटम्स जो होते हैं ओरल कैंसर के, उसमें दाँत का गिर जाना होता है, आपको थोड़ा-सा और भी डिस्कम्फर्ट फ़ील होता है, माउथ एरिया में बदबू आना और ये तमाम चीज़ें। तो जी। हम कौन से पॉइंट पर हमें, मतलब ऐसा ऐसा क्या होगा जो वी रियलाइज़ कि ये एक ईएनटी डॉक्टर देख सकता है या फिर एक डेंटिस्ट देख सकता है? बिकॉज़ ऑफ़ कोर्स अगर हमारे दाँत गिरे तो हम तो डेंटिस्ट के पास जाएँगे इस तरह से। तो इस बिल्कुल। हवाले से थोड़ी डायरेक्शन अगर आप हमारे लिसनर्स को दें। सो जैसे कि ज़िक्र किया मैंने पहले भी कि कोई भी इस तरह का ज़ख्म बन जाए जिसमें जो 2 हफ्ते से ज़्यादा जिसको टाइम हो गया हो और वो हील ना कर रहा हो, वो बेहतर ना हो रहा हो और वो साइज़ में भी आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ा हो, तो या तो ईएनटी या डेंटिस्ट। चूँकि पाकिस्तान के अंदर जो है वो हेड एंड नेक सर्जन जो है वो यूजुअली मैक्सिलोफेशियल और ईएनटी मैक्सिलोफेशियल से मेरी मुराद डेंटिस्ट हैं जो फिर अपनी फर्दर स्पेशलाइजेशन जो है वो मैक्सिलोफेशियल सर्जरी में करते हैं। तो बहुत सारे मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स भी ओरल कैंसर्स को ट्रीट कर रहे होते हैं और इसी तरह ईएनटी स्पेशलिस्ट जो आगे फिर अपनी फर्दर स्पेशलाइजेशन हेड एंड नेक सर्जरी में कर रहे होते हैं, तो वो भी इस कैंसर को देख रहे होते हैं। अब डिपेंड करता है कि सिम्पटम्स क्या हैं। यूजुअली अगर गाल पे या मुँह ज़बान पे कोई ज़ख्म है, तो लोग ईएनटी स्पेशलिस्ट को भी रुजू करते हैं और अगर दाँतों में तकलीफ है, तो वो ज़ाहिर है वो फिर डेंटिस्ट के पास जाते हैं। जो फर्स्ट पॉइंट जहाँ पॉइंट ऑफ एनकाउंटर है, जहाँ पे डॉक्टर से रुजू होता है, वो बेसिकली जो है वो हमारे जो एरियाज़ के जो जनरल प्रैक्टिशनर्स होते हैं, जो जीपी जो लोकल डॉक्टर्स होते हैं, जो अपना क्लिनिक्स कर रहे होते हैं डिफरेंट एरियाज़ में, उनसे कॉन्टैक्ट यूजुअली इन पेशेंट्स का पहले होता है और वहाँ से जब वो जीपी असेस करता है, तो उसको जो है वो फिर वो फर्दर रेफर करता है या तो ईएनटी या डेंटिस्ट के पास कि जी ये कोई सस्पिशियस ज़ख्म है जिसकी बायोप्सी या इसकी फर्दर मैनेजमेंट होनी चाहिए। तो जो एक तो ये कि दोनों तरफ से ज़िम्मेदारी है। हुँ, पहले तो पेशेंट की अपनी ज़िम्मेदारी है कि अगर कोई इस तरह की सस्पिशियस चीज़ जिसको जो ठीक नहीं हो रही 2 हफ्ते से, तो ज़ाहिर है उसको फिर किसी डॉक्टर से रुजू करना ज़रूरी है। वो ऐसे घर पे बैठ नहीं सकता और इंतज़ार नहीं कर सकते कि बिल्कुल। जी, ये ठीक हो जाएगा। और इसी तरह जीपी की ज़िम्मेदारी है क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर जो हैं वो इसको फंगल इन्फेक्शन या जैसे आपने ज़िक्र किया कि बोनज़ेला या इस तरह की कोई चीज़ प्रिस्क्राइब कर देते हैं
और फिर उस पे वेट करते हैं कि 2 हफ्ते तक देखते हैं। तो वो ज़ाहिर है वो जब एक चीज़ जो 2 हफ्ते पहले थी, वो जब महीना गुज़र जाएगा तो वो ज़ाहिर है अपनी जगह से फैल चुकी होगी, वो बढ़ चुकी होगी। तो उनकी भी ज़िम्मेदारी है कि फिर वो जो है वो जो लोग जो ओरल कैंसर्स को डील करते हैं उनकी तरफ रेफ़र करें। तो ईएनटी या डेंटल सर्जन्स जो हेड एंड नेक में अपनी महारत रखते हों, दोनों के पास रेफ़र किया जा सकता है। बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर रहीम, मुझे एक ये बात पता है, हमने काफ़ी चीज़ें बात की। ये जो ओरल कैंसर्स होते हैं, क्या ये जेनेटिक होते हैं या क्या ये हेरिडिटरी होते हैं? और उसके अलावा क्या ये कंटेजियस होते हैं? क्या मतलब कि अगर किसी को ओरल कैंसर है, तो क्या वो किसी किस्म के जिनसी ताल्लुक या किसी और वजह से क्या वो फैल सकता है? ठीक है। सो ये ओरल कैंसर बिल्कुल भी जिनसी ताल्लुक की वजह से नहीं फैलता और ये बिल्कुल भी कंटेगियस नहीं है, ठीक है? इसकी वजह यूजुअली जो है वो जो एडिक्शंस हैं, पान, चालिया, तंबाकू, नस्वार, गुटखा, इस तरह की चीज़ों की कंज़प्शन है। इसी तरह ये हेरिडिटरी या जेनेटिक्स में नहीं पाया जाता, लेकिन जिस शख्स की फैमिली हिस्ट्री है, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी के वालिद या मदर को जो है ओरल कैंसर रह चुका है, ठीक है? और वो अब खुद भी कंज़्यूम कर रहा है ये इस तरह की पान, सालिया, तंबाकू या स्मोकिंग कर रहे हैं, तो उसमें चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं कैंसर होने के। अच्छा। अच्छा, अभी तक तो हमने ये बात की कि ओरल कैंसर क्यों होता है और क्या मतलब उसका जो प्री फेज़ होता है। लेकिन अब मैं आपसे ये पूछूँगी जी। कि अगर किसी को ओरल कैंसर हो गया है, तो क्या ये ओरल कैंसर जानलेवा होता है? और अगर किसी को हो गया है, तो एज़ अ डॉक्टर या एज़ अ सर्जन आपके पास क्या अवेलेबल ऑप्शंस हैं या किस किस्म के आप जो है ट्रीटमेंट कर सकते हैं? ठीक है। तो पहले तो ये कि डिपेंड करता है कि ट्यूमर जो है या ये कैंसर जो है वो किस स्टेज का है, ठीक है? अगर ये इनिशियल फ़ेज़ में है तो ये हरगिज़ जानलेवा नहीं है और अगर मरीज़ जो है वो फॉर इंस्टेंस पिछले 6 महीने से या साल भर से कैंसर को लिए बैठा है और उसने ट्रीटमेंट नहीं कराई है, तो ऑब्वियसली फिर जान को खतरा होता है, मतलब फिर वो इनऑपरेबल हो जाता है या उसको ट्यूमर को कैंसर को पूरा निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ज़ाहिर है जब बॉडी में कैंसर रहेगा तो वो तो अपनी जगह फैलता रहेगा और ऑब्वियसली फिर एट द एंड हमें पता है कि वो इसका एंड क्या होगा, ठीक है? लेकिन अगर वो इनिशियल स्टेज में या वो ऑपरेबल स्टेज में है तो उसकी ट्रीटमेंट की जा सकती है। अब ट्रीटमेंट की भी पूरी एक टीम है, जो इस कैंसर को ट्रीट करती है। सिर्फ़ सर्जन का रोल नहीं है इसकी ट्रीटमेंट में, इसमें पूरी एक टीम होती है जिसके अंदर सर्जन होता है, जिसमें रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट जो शुआओं से इस मर्ज़ का इलाज करता है। इसके अंदर मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं जो कीमोथेरेपी के साथ इसका इलाज करते हैं और फिर इसके अलावा एंसिलरी टीम होती है जिसके अंदर जो है वो फिज़ियोथेरेपिस्ट होते हैं, साइकियाट्रिस्ट होते हैं जो पेशेंट को जो है वो आफ्टर सर्जरी जो है वो काफ़ी चीज़ों में सपोर्ट करते हैं। तो जो पहला फ़ेज़ ऑफ ट्रीटमेंट है, वो तो ये है कि पहले इस मर्ज़ की तशख़ीस की जाए। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर पेशेंट मरीज़ जो है वो जीपी के पास पहुँच रहा है, तो जीपी ने ऑब्वियसली उसको देख के रेफ़र करना है हेड एंड नेक सर्जन के पास। और उसके बाद जब वो हेड एंड नेक सर्जन के पास आता है तो उसमें इसकी तशख़ीस जो है वो बायोप्सी करके होती है और साथ में जो है वो सीटी स्कैन या एमआरआई स्कैन किया जाता है ताकि देखा जाए कि ये कैंसर कितना फैला हुआ है और इसका क्या स्टेज है। उसके बाद जो उसकी ट्रीटमेंट होती है वो अकॉर्डिंग टू स्टेज होती है। पहला फ़ेज़ हमेशा सर्जरी होती है, जिसमें सर्जरी की जाती है, जिस तरफ का ट्यूमर होता है उस कैंसर को निकाला जाता है, ठीक है? और चूँकि इस कैंसर का ये कैंसर जो है गर्दन की गिल्टियों में अपनी जड़ें फेंकता है। यानी कि अगर कैंसर मुँह के अंदर है तो उस कैंसर का काफ़ी चांस होता है कि वो ट्रांसफ़र हो गर्दन के अंदर जो गिल्टियाँ होती है जिसको लिम्फ नोड्स कहते हैं। तो वो उस सर्जरी के साथ उस कैंसर को निकालने के साथ जो है वो इस लिम्फ नोड्स को भी निकाला जाता है जिसको नेक डिसेक्शन कहते हैं। जब ये फ़ेज़ हो जाता है तो उसके बाद जो भी कैंसर निकाल के सर्जरी के बाद
बायोप्सी के लिए भेजा जाता है, जब उसकी रिपोर्ट आती है तो उस पे डिपेंड करता है कि आगे फर्दर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है कि नहीं है। तो अगर स्टेज हाई होता है तो उसमें फिर शुआओं और कीमोथेरेपी का भी रोल होता है, और फिर उसको जो है वो शुआओं के साथ और कीमोथेरेपी के साथ भी ट्रीट किया जाता है। सही। तो डॉक्टर रहीम, जैसे आपने ये पूरा एक ट्रीटमेंट हमें बताया ओरल कैंसर्स का, तो मेरा आपसे बस एक छोटा-सा सवाल है कि इसका क्या सक्सेस रेट होता है कि ये क्योर हो जाएगा, या फिर कभी कब आपके पास कोई इस तरह का कोई केस आया हो जिसमें ये हो कि ये तो क्योर ही नहीं हो सकता, या फिर कोई किसी की वफ़ात हो गई हो जिसकी वजह से, तो इस ये सिचुएशन के हवाले से भी थोड़ा-सा हमें बताएँ? बिल्कुल। सो जैसे मैंने अर्ज़ किया पहले भी कि जो ट्रीटमेंट है वो डिपेंड करती है स्टेज पे, कि सिर्फ़ सर्जरी होगी कि साथ में जो है वो आगे शुआएँ और कीमोथेरेपी की भी ज़रूरत होगी। और इसी तरह जो सक्सेस है वो भी डिपेंड करती है स्टेज पे। ठीक है? एक जो अर्ली स्टेज ट्यूमर्स हैं, जो अर्ली स्टेज के कैंसर हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जो छोटे कैंसर्स हैं, उसका सक्सेस रेट जो है वो काफ़ी हाई होता है बनिस्बत उनके जो लास्ट स्टेज के कैंसर्स होते हैं, जिनको ट्रीट किया जा सकता है, लेकिन उनका जो सक्सेस रेट होता है, वो कम होता है। अब मेरी सक्सेस रेट से बिल्कुल। मुराद जो है, वो जो मैं आपको अब नंबर्स कोट करूँगा, वो बेसिकली दुनिया भर में जब रिसर्च की जाती है, तो उसमें 5 साल का टाइम देखा जाता है कि मैं ऑपरेशन के बाद या ट्रीटमेंट के बाद कितने मरीज़ हैं जो 5 साल तक कैंसर फ्री रहे, या उस ट्रीटमेंट के बाद जो है वो उन्होंने हयात रहे हो। तो स्टेज 1 और 2 के जो मरीज़ होते हैं वो बहुत अच्छा उनका रिस्पॉन्स होता है। वो 80 टू 90% जो है वो उनके सक्सेस रेट होता है। और जो मरीज़ जो स्टेज 3 और 4 स्टेज के होते हैं, जो लास्ट स्टेज में होते हैं, उनका ऑब्वियसली फिर जो सक्सेस रेट होता है वो कम होता है। वो 50 टू 60% या उससे भी कम पर चला जाता है। तो इसीलिए इस कैंसर की जो डायग्नोसिस होना जल्दी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना जल्दी ट्रीटमेंट होगी उतने अच्छे रेट्स होंगे, चांसेस होंगे सक्सेस के। बिल्कुल। तो इसका जैसे कि ऑपरेशन होता है उस ज़ुबान का, जो कैंसर रिमूव होता है, तो ये एक पॉसिबल रीअरेंजमेंट होती है आपकी जो ऑर्गन्स हैं। तो डॉक्टर रहीम, बिल्कुल। ये बताएँ कि इसके क्या पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं इस ट्रीटमेंट के, और आई एम श्योर ये एक हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ़ को भी एक इंसान की अफ़ेक्ट करती होगी। तो उस हवाले से थोड़ा-सा आप वज़ाहत करें। बिल्कुल सही। सो इस तरह के कैंसर्स का सबसे बड़ा मसला ये होता है कि जो मुँह के कैंसर्स होते हैं, या अगर वो मुँह के कैंसर जो हैं वो हमारे चेहरे पे आ रहे हों, तो ऑब्वियसली हमारा फेस और हमारी गर्दन जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो हर बंदे को विज़िबल होती है। कोविड-19 को अगर हटा दिया जाए, तो मास्क जब नहीं था, तो हर बंदा जो है वो बाय फेस ही पहचाना जाता है, राइट? और जी। पहली चीज़ जो हम सबकी किसी भी शख्स पे हम नोट करते हैं, वो उसका चेहरा करते हैं। तो जब इस तरह के कैंसर्स की सर्जरी की जाती है, वो थोड़ी-सी ऑब्वियसली फेशियल स्ट्रक्चर्स को तब्दील करती है। तो पहले तो जो है वो पेशेंट जो है वो इस तरह के एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से गुज़रता है, व्हिच इज़ ऑब्वियस। और जी। इस ट्रीटमेंट के सबसे बड़े साइड इफ़ेक्ट्स में यही एक होता है कि जो मेंटल ट्रॉमा है, कि जो चेहरे का तब्दील हो जाना, या चेहरे की जो नॉर्मल स्ट्रक्चर्स हैं उसका तब्दील हो जाना बहुत कॉमन है। इसीलिए अगर लेट स्टेज की सर्जरी की जाती है, तो चूँकि वो कैंसर्स बड़े होते हैं, तो हमें फिर उसको रिकंस्ट्रक्ट करना होता है। मतलब ये कि जो हिस्सा निकाला गया है उसको दोबारा से किसी और जगह से झिल्ली लेके, या मसल को लेके, या हड्डी लेके बनाना पड़ता है। तो ज़ाहिर है जो नेचुरल चेहरा है जो था, वो ऑब्वियसली वैसा नहीं रहता। इसके अलावा जो है वो जो दूसरे साइड इफ़ेक्ट होते हैं ट्रीटमेंट के, उसमें स्पीच का मतलब ये कि बोलने की सलाहियत तब्दील हो जाना। जितना क्लियर वो पहले बात करते थे, ऑब्वियसली वो फिर वो क्लियरेंस नहीं रहती। इसके अलावा फिर निगलने में तकलीफ, और जो दूसरे साइकोलॉजिकल इश्यूज़ होते हैं, लाइक जो एक सोसाइटी का स्टिग्मा होता है, वो सारी चीज़ों से मरीज़ गुज़रता है।
इसके लिए जो एंसिलरी जो हमारी टीम होती है, लाइक फिजियोथेरेपिस्ट हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, ये अपना फिर रोल प्ले करते हैं कि मरीज को इस चीज से कैसे बाहर निकाला जाए। अगर फॉर एग्जांपल सर्जरी हुई है जबान की, तो फिजियोथेरेपिस्ट काफी हेल्पफुल होते हैं कि जो जबान के जो मसल्स हैं उसको अडेप्ट करने में हेल्प करते हैं वो, ताकि जो है वो मरीज की स्पीच और जो निकलने की सलाहियत है वो बेहतर हो। सही। बिल्कुल आपने ये ठीक बताया। अच्छा, मेरा ज़्यादातर ये होता है कि मेडिकल फील्ड में या मे बी लीगल में देयर आर लॉट ऑफ मिथ्स एंड मिसकंसेप्शन। काफी लोगों को ऐसा लगता है कि अगर वो किसी किस्म का रूहानी इलाज करें या किसी के हकीम के पास चले जाएं या कुछ पी लें तो जो है उनकी तबीयत ठीक हो जाती है, या लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोग मेडिकली जो है बहुत ज्यादा एग्जैजरेट कर रहे हैं। तो इन ओरल कैंसर्स आपने अपनी प्रैक्टिस में क्या मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस रिगार्डिंग द डिजीज और सर्जरी के बारे में सुना है कि जिससे आपको ऐसा लगता है कि लोग जो है उनकी हेल्थ पे या उनके जो भी पॉसिबल ट्रीटमेंट्स है उस पे नेगेटिव इफेक्ट आता है? बिल्कुल सही। ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है मेरे ख्याल से आज की पॉडकास्ट का, बिकॉज हमारी सोसाइटी में ये बड़ा मसला है कि हम जो है वो किसी भी तरह की बीमारी को लेके इंतजार करते हैं कि अल्लाह ताला जो है ना इसको ऐसे ही जादू करके ठीक कर देंगे, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, ऑब्वियसली बीमारी अल्लाह ताला ही देते हैं और शिफा भी अल्लाह ताला ही देते हैं, लेकिन इसको लेके बैठे रहना और एक्सेप्ट नहीं करना, जो डिनायल है हमारी सोसाइटी के अंदर कि ये कोई सस्पिशियस चीज है, ये खुदा ना खास्ता कैंसर या कोई जानलेवा चीज हो सकती है, उसकी एक्सेप्टेंस बहुत कम है। लाइक लोग जो हैं वो 2-2, 3-3 महीने, 6-6 महीने सिर्फ इंतजार करते हैं कि ये खुद ही ठीक हो जाएगा, और ऑब्वियसली जब फिर वो हमारे पास आते हैं तो वो ट्यूमर के स्टेज जो इनिशियल स्टेज में होना चाहिए था वो आखिरी स्टेज में पहुंचा होता है। और कभी कभार ऐसा भी होता है, हम कुछ पेशेंट्स को मजबूरन हमें मना करना पड़ता है कि हम सर्जरी नहीं कर सकते, क्योंकि ये ऐसी जगहों पे पहुंच गया है जहाँ पे हम ऑपरेशन के जरिए इस कैंसर को नहीं निकाल सकते। और ऑब्वियसली फिर जब ये सर्जरी विच इज द फर्स्ट ऑप्शन, जो कि पहला ऑप्शन है इस ट्रीटमेंट, इस कैंसर की ट्रीटमेंट का, जब वो नहीं कर सकेंगे तो ऑब्वियसली फिर सक्सेस रेट्स तो जो है वो बिल्कुल ही ना होने के बराबर होते हैं। सो एक तो ये मसला है। दूसरा फिर जैसा आपने जिक्र किया रूहानी इलाज का, ऑब्वियसली रिलीजियस बिलीफ्स पे मैं बात नहीं करूंगा, वो सबके अपने अपनी एक अपना अपना ऑप्शन है, लेकिन रिलीजियस रूहानी इलाज के साथ जो है इसका अगर आप रूहानी दम दुरूद वगैरह करना भी चाहते हैं तो लेकिन ऑप्शन यही है, फर्स्ट ऑप्शन है इसके डॉक्टर से रुजू किया जाए। और अगेन जैसे मैंने शुरू में जिक्र किया था कि जो जनरल प्रैक्टिशनर के पास लोग सबसे पहले पहुंचते हैं, और हमारे अनफॉर्चुनेटली जीपीज जो है वो इतने ट्रेंड शायद नहीं है इस कैंसर के लिए, इस कैंसर की तशखीस के लिए, कि वो इस तरह की चीजों को जो है वो फंगल इन्फेक्शन करके ट्रीट करते हैं, और दवाइयाँ जिसमें एंटी फंगस और इस तरह की ट्रीटमेंट शामिल होती हैं वो देते हैं, और फिर जाहिर है उससे भी काफी इम्पोर्टेंट टाइम जो है वो जाया हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा हमारी सोसाइटी में सबसे बड़ा इशू ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो मुंह के कैंसर के साथ आते हैं, हम क्लिनिक में उन्हें बताते हैं कि ये कोई कैंसर नुमा चीज लग रही है और इसकी हमें बायोप्सी लेनी है। तो मरीज जो है वो बायोप्सी के लिए एग्री नहीं होते। उनका कहना होता है कि जी इस पे अगर लोहा लगेगा तो ये और फैल जाएगा। तो इस तरह के बिलीफ जो है ना वो बड़ा मुश्किल करते हैं इस कैंसर की सर्जरीज में, क्योंकि जब बायोप्सी नहीं होगी तो ऑब्वियसली उसकी ट्रीटमेंट करना पॉसिबल नहीं है जब तक हमारे पास कोई डायग्नोसिस नहीं होगी। तो ये बड़ा कॉमन है हमारी सोसाइटी में कि जो ये जुमला है कि लोहा लगेगा तो कैंसर फैल जाएगा, ये बड़ा गलत बिलीफ है जो कि जिसको जो है वो खत्म होना चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा डॉक्टर रहीम। और जैसे कि हमने पॉडकास्ट का भी हमारा यही आइडिया है कि हमारे माशरे में जितनी भी मिस इन्फॉर्मेशन है या फिर लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है उसको हम किसी तरीके से जो है कॉम्बैट कर सकें।
और जितनी भी जानकारी अपनी तरफ से दे सकें तो वो हमारी यही कोशिश है। तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर रहीम आज हमारे साथ इस हवाले से इतने इम्पोर्टेंट मौजू पे बात करने के लिए। इस एपिसोड को ख़त्म करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी अगर कोई ऐसी चीज़ जो हमने अपने एपिसोड के दौरान मिस की हो, कोई ऐसी पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन जो ज़रूरी हो कि हमारे लिसनर्स को मालूम हो, तो अगर आप कोई लास्ट वर्ड्स कहना चाहेंगे? जी, एक चीज जो मैं ऐड करना चाहूंगा वो ये है कि इस कैंसर को जो है ट्रीटमेंट से बेहतर होती है कि हम जो है वो प्रिकॉशंस लें। जो हमारी सोसाइटी में जो आदात हैं, पान, तंबाकू, गुटखा, नस्वार, अगर इन चीजों की कंजप्शन या स्मोकिंग, अल्कोहल, इस तरह की कंजप्शन जो है वो हम खत्म कर दें तो मुंह के कैंसर के जो रेट्स हैं वो काफी कम हो जाएंगे। इसी तरह जीपीज का काफी बड़ा रोल है, वो अपनी जिम्मेदारी को समझें और अगर इस तरह की कोई भी सस्पिशियस चीज जो जिसके साथ मरीज आता है तो अगर वो समझते हैं कि इसको जो है वो स्पेशलिस्ट को रेफर करना चाहिए तो उसको फौरन रेफर करें बनिस्बत इसके कि पहले अपना कोई ट्रीटमेंट रिजीम जो है वो उस पर ट्राई करें और कीमती वक्त जाया और उसके बाद मरीज को रेफर किया जाए। और साथ में मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा और आई वुड लाइक टू प्रेज यू के यू गाइस आर डूइंग एन एक्सीलेंट जॉब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर रहीम। थैंक यू सो मच। थैंक यू।